नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके लिए ख़ास तौर से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए महत्वपूर्ण विषय जिसका कि अक्सर हमारी आवश्यकता रहती है और वो कि जो हमारे अल्प दृष्टिवान विद्यार्थी हैं, लो विज़न बच्चे जो हैं, उनके लिए मोबिलिटी की ट्रेनिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनके लिए क्यों ज़रूरी है, और थोड़ा सा विचार इस बात पर भी करेंगे कि कैसे लो विज़न की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्प दृष्टिवान विद्यार्थियों के द्वारा मोबिलिटी माने कि यहाँ से वहाँ जाने में जो अमूमन समस्याएं जो प्रकट की जाती हैं वो है कि आप देखेंगे कि ख़ास समस्या इसको तब आती है जब कि लाइट का जो व्यवस्था है वो लाइट का जो लेवल है वो बदल जाए। कभी लाइट कम हो, कभी ज़्यादा हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए धूप से छाँव में जाना पड़ जाए, तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब लो विज़न वाले बच्चे को परेशानी हो जाए। अगला है कि ग्लेयर माने चमक जो है, जब कभी भी लाइट जब तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें चमक से चौंधिया जाती हैं, बड़ी परेशानी होती है छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, तो वो मुश्किल हमारे लिए हो सकती है। यदि हमारी चलने में रास्ते में बहुत ही पुअर कंट्रास्ट है, आपको मैं एक उदाहरण दूं कि जब गांव में हम लोग चलते हैं और वहाँ पे पगडंडी होती है, उसमें इधर उधर घास होती है, बीच में रास्ता होता है, बड़ा अच्छा वो रास्ता होता है क्योंकि बहुत ही दूर से आसानी से देखा जा सकता है। एक अच्छा कंट्रास्ट वहाँ उपस्थित होता है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मान लीजिए हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये कंट्रास्ट नहीं है तो पता नहीं चलता कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या है, तो ये कंट्रास्ट की समस्या आ सकती है इस लो विज़न बच्चे के साथ। दूसरा है नाइट ट्रैवल, रात में चलना मुश्किल हो सकता है। चूँकि दृष्टि की समस्या है तो रात में प्रकाश की कमी है तो ज़रूर परेशानी आएगी ही आएगी। अगला कि आप देखें कि लोगों को पहचानना, उनके चेहरों को पहचानने में परेशानी आ सकती है इस बच्चे के साथ। और अगर भीड़ भरी जगहों में चलना हो तो भीड़ भरी जगहों में आप देखेंगे, अब मान लीजिए मैं किसी के साथ चल रहा हूँ और भीड़ है बहुत सी, तो फिर उसी व्यक्ति की पहचान कर पाना कि किसके साथ मैं चल रहा था, हो सकता है थोड़ी परेशानी हो जाए। एक अगली समस्या है डेप्थ परसेप्शन की। डेप्थ परसेप्शन पे अलग से भी मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए। डेप्थ परसेप्शन है क्या कि जब हम एक ही लेवल में हमारे सामने बहुत सी वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लासरूम सिचुएशन से इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि क्लास में एज ए टीचर आप बैठे हुए हैं, आपके सामने तमाम बच्चे एक के बाद एक रो में बैठे हुए हैं, सभी एक ही तल में हैं, लेकिन आपसे उनकी दूरियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी यू हैव दैट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि फर्स्ट रो में कौन है, सेकंड रो में कौन है, थर्ड रो में कौन है, और फर्स्ट रो में और सेकंड रो में कितना अंतर है, और उन सभी लास्ट रो में कौन बैठा हुआ है, ये सब आप पहचान पाते हो। ये जब आप पहचान पाते हो, ये है आपकी एबिलिटी ऑफ डेप्थ परसेप्शन, कि जब आप एक ही तल में अलग अलग दूरियों पर उपस्थित तमाम वस्तुओं की अलग अलग पहचान कर पाते हो। इसमें भी लो विज़न बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है, तो यहाँ पर मोबिलिटी में हो सकता है कुछ परेशानी हो जाए। और जो क्षेत्र हमारे पूर्व परिचित नहीं हैं, अनफेमिलियर जो हमारे प्लेसेस हैं, उनमें तो परेशानी होनी ही होनी है। परिचित जगहों में फिर भी हमारा चलना आसान हो जाता है। तो इस तरह से तमाम समस्याएं जो है अक्सर सुनने में आती हैं। लो विज़न बच्चों से जब आप बात करोगे तो वो कहेंगे कि इस तरह की समस्याएं हमारे पास आती हैं। अब आप देखें कि आपने उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी है कि भाई आप अपने विज़न का इस्तेमाल करते हुए चलिए, तो वो उस विज़न का इस्तेमाल करना आना चाहिए उसको, उसकी ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए। विज़न ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग विज़न। उसके बाद उस विज़न का कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, तमाम स्किल्स की बात अभी आपसे होगी। स्कैनिंग है, ट्रैकिंग है, ये तमाम जो विज़न से संबंधित जो हमारी स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग उसकी हुई है कि नहीं हुई है। और आप देखेंगे कि वातावरण में तमाम जो अन्य ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम लोग कई बार प्रयोग करते हैं रास्ते में चलने के लिए,
रास्ते में जैसे क्लूज़ हैं और जो हमारे लैंडमार्क्स हैं उनका प्रयोग भी हम लोग अपनी मोबिलिटी में करते हैं। तो अगर हम उन्हें पहचान पाएंगे तो हम उनका उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से तमाम बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्किल्स में आपको मैंने बताया कि आपको फिक्सेशन करना, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो बहुत सी स्कैनिंग, ट्रैकिंग, फिक्सेशन, तमाम स्किल्स की अच्छी प्रैक्टिस बच्चे को करानी पड़ सकती है। तो तब कहीं जाके वो अपने मोबिलिटी में यूज़ कर पाएगा। और मैंने आपको बताया कल हम जिसकी बात कर रहे थे विजुअल स्टिमुलेशन की, यदि बच्चा विजुअली स्टिमुलेटेड है या विजुअल स्टिमुलेशन उसको अच्छे से आता है, मतलब उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं थ्रू दिस विजुअल स्टिमुलेशन जो उसके संग हुआ है, तो आप ज़रूर देखेंगे कि वो कई बार आपको अच्छी मोबिलिटी कर पाने की स्थिति में होगा। तो आपने जो तमाम उसके साथ कार्य किए हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वो बच्चा अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ पाएगा। अभी जब आप उसकी ट्रेनिंग देने जा रहे हो, ट्रेनिंग दोगे तो क्या क्या लाभ होने वाले हैं, क्या क्या उससे बच्चे की आप मतलब उसको क्या लाभ होगा और कितने एरियाज़ में लाभ हो सकता है। तो पहला जो है कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। देखिए, जब हम चलते हैं और यदि हमारा चलना ऑड हो, है ना, ऑकवर्ड हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मोबिलिटी की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर पाता है यदि उसकी मोबिलिटी की ट्रेनिंग हो रखी है। सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक रूप से एकीकरण करने में भी यदि लो विज़न विद्यार्थी की आप देखेंगे, अगर ट्रेनिंग आपने दी हुई है तो वो अच्छे से अपने आप को इंटीग्रेट कर पाएगा सोसाइटी में। उसके बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका आपको इन्हांस्ड मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा उसका लेवल सेल्फ कॉन्फिडेंस का। उसकी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, है ना, सेफ्टी पर आप देखेंगे कि जी अच्छी उसकी सेफ्टी हो गई है और अब वो कहीं जाते हुए टकराता नहीं है, चोट नहीं लगती उसको। तो ये सब बातें उसकी सेफ्टी में आएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि मोबिलिटी का बहुत अच्छा और सीधा संबंध खेलों से भी है। तो खेल कूद में भी वो भाग ले पाएगा यदि आपने उस बच्चे की मोबिलिटी अच्छी की हुई है। तो आप देखेंगे कि मोबिलिटी के लाभ कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, है ना। और आप देखें कि जो बच्चे का एक पूरा संपूर्ण पुनर्वास है, जो एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन की यदि मैं बात करूं, तो उसमें मोबिलिटी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम एरियाज़ में उसको लाभ हो रहा है। तो मोबिलिटी की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। अब अगर ट्रेनिंग आवश्यक है तो फिर कौन कौन से तरीके जो आप उसको सिखा सकते हैं। तो दृष्टिबाधित लोगों के साथ भी हमने एक टेक्निक सीखी थी, बहुत ही आसान है, उसमें कुछ खास करना नहीं है आपको। साइटेड गाइड टेक्निक, यदि आपको कोई साइटेड साथी मिल जाता है तो फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। यद्यपि आप उस पर थोड़ा निर्भर ज़रूर रहते हैं, लेकिन आपकी मोबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सही जगह पहुंच जाओगे, कोई चोट वगैरह नहीं लगेगी। तो बहुत और मित्रवत थोड़ा सा आपको जो ह्यूमन टच जिसे कहते हैं वो भी है, मित्रता भी है, तो काफ़ी अच्छा है वो। उसके बाद वॉकिंग एलोन, मुझे लगता है अकेले वॉक करने की प्रैक्टिस करना ये एक तरीका हो सकता है उसको मोबिलिटी में आगे बढ़ाने के लिए। और हर समय केन टेक्निक की मैं बात करता रहता हूँ। केन टेक्निक चाहे वो पूर्णतः दृष्टिबाधित हो उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। लो विज़न बच्चों को भी एक केन टेक्निक के साथ सारे आगे चलने के लिए, मोबिलिटी करने के लिए आगे आना चाहिए। केन टेक्निक ज़रूर सीखनी चाहिए, है ना। और आप देखेंगे कि मोबिलिटी का संबंध चूँकि ओरिएंटेशन से भी है, हमारी जो आसपास का वातावरण है उसकी क्या क्या स्थितियां हैं, तो आप देखेंगे कि जो ओरिएंट होने के लिए ओरिएंटेशन हमारा ठीक ठाक हो वातावरण के अनुसार, उसमें हमारी कुछ बाकी की सेंस ऑर्गन का भी प्रयोग होता है। तो इसलिए आप सेंसरी ट्रेनिंग को भी आप मोबिलिटी ट्रेनिंग का हिस्सा मान सकते हैं। तो ख़ासतौर से छोटे बच्चों में हम मोबिलिटी की ट्रेनिंग की शुरुआत ही उनकी सेंसरी ट्रेनिंग से करते हैं, है ना। और भी आप देखेंगे तमाम प्रक्रियाओं की बात होती है। पश्चिम देशों में डॉग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग नहीं होता। और हमारे यहाँ
एक बात और भी है कि जिसका प्रयोग नहीं होता उसकी हम लोग कई बार चर्चा करते रहते हैं, और एक टेक्निक बहुत ज़्यादा दृष्टिबाधित लोग यूज़ करते हैं, उसकी चर्चा बड़ी कम होती है। आपने देखा होगा लोग चलते हुए ऐसे चुटकी बजाते हुए या कुछ मुंह से आवाज़ हाँ जी करते हुए, इस तरह से आप लोगों को मूवमेंट करते हुए देखेंगे। लेकिन ये जो टेक्निक है ना, ये साउंड का प्रयोग करके जो आगे बढ़ने की जो टेक्निक है, इसकी चर्चा कम होती है। और इसमें देखें क्या है, ये भी बड़ी ही अच्छी और प्रभावी, और इसमें किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना। होता क्या है कि जब आप ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये साउंड आगे जाती हैं वेव्स, और यदि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हुई है, ऑडिटरी सेंस आपका बहुत अच्छा डेवलप है, तो आप उसका इकोलोकेशन भी आप कर पाते हो। मतलब ये हुआ कि अगर कोई रास्ते में बाधा है, वहाँ से वो साउंड टकरा के लौट के आती है, तो आप है ना उसको सुन पाते हो और अपना रास्ता बदल पाते हो। मैं आपको बताऊं, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा कि वो जैसे जा रहे हैं बरामदे में, लंबा बरामदा है, उसमें जा रहे हैं, है ना, और वहाँ दूर कई लोग खड़े हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूर से एक दृष्टिबाधित को आते हुए देख उन्होंने बातचीत अपनी बंद कर दी, है ना। और अभी वो व्यक्ति जा रहा है और अपना कुछ ये साउंड प्रोड्यूस करता हुआ जा रहा है। आप देखेंगे कि वो जो तमाम उस बरामदे में तमाम खंबे लगे हुए हैं, और वहाँ से वो जो है आपकी जब ध्वनि लौट कर आएगी, है ना, तो समहाउ वो ये समझ पाता है कि आगे हम न जाएं तो ठीक रहेगा। कई बार ऐसा आप देखेंगे लोग, ये हो सकता है आपने अनुभव ऐसा किया हो कि लोगों की ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। दृष्टिबाधित लोग पद चाप सुनकर, पैरों की आवाज़ सुनकर पहचान जाते हैं कि कौन आ रहा है ना। तो उनकी ऑडिटरी एबिलिटी जो है बहुत अच्छी डेवलप होती है, तो उसका प्रयोग भी हम मोबिलिटी में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दृष्टिबाधित को और अल्प दृष्टिवान दोनों को ही मोबिलिटी की ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और अभी इतनी बात करेंगे आज के लिए। आपको कुछ और यदि प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यूट्यूब से, फ़ोन से, मेल से, और यदि आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।